तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत कमेंट आ रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों का, सर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बताइए साइंस का 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फाइनली ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों को आ गया है और इसमें बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आप न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। अब तक जिनको न्यूमेरिकल नहीं लगाने आता है, उनको दिक्कत हो कि सर न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, ये वीडियो उनके लिए ही है। कमजोर से कमजोर छात्र इस वीडियो को देखेंगे और देखता हूँ कि कैसे आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाने नहीं आता है। यहीं बैठे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल नहीं सिखा दूंगा तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि हाँ सर तो बहुत भाई लंबा चौड़ा लग रहा है, भाषण मार दिए हैं इसलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले वीडियो तो देखिए, आप खुद समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन को कैसे बताया जाएगा, कैसे आपको समझाया जाएगा, कैसे, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं। कंप्लीट वीडियो है तो वीडियो तो थोड़ी लॉन्ग है तो देखना ही पड़ेगा आपको। तो लॉन्ग से मतलब हमको नहीं होता है, चाहे वीडियो जितना भी बड़ा बने। मेरा बस सिद्धांत है कि टारगेट है आप लोगों को 2022 में 90% का टारगेट, हमें बस 90% दिखाई दे रहा है और ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वीडियो 1 घंटा की है 1.5 घंटा की है, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, बस आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। और आपको ये 90% लाना ही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भाई आप तो समझदार हैं ही, पहले वीडियो को आपको लाइक करके और पहले फ्रेंड या इतना शेयर कर दीजिए जितने फ्रेंड आपके हैं, इसके बाद ये वीडियो देखिए। कंप्लीट वीडियो देखने वाले हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज की। और मैं आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है न्यूमेरिकल, जिस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है, अगर देख लिया आपने, तो न्यूमेरिकल में नहीं दिक्कत होगी, मेरी गारंटी है आप लोगों की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं बहुत ध्यान से। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और तथा आकार बताना है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों v का वैल्यू, कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। और आकार का मतलब होता है कि कितनी वस्तु क्या है, बड़ा है, h की वैल्यू, ठीक है। कि एच डैश की वैल्यू आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का साइज कितना बनेगा, ठीक है। ये दो चीज हमसे पूछा है। देखिए बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से बताऊंगा, ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु है, तो वस्तु को हम किससे डिनोट करते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे ये रफ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओ से हमेशा हम वस्तु की लंबाई को डिनोट करते हैं, किससे, ओ से हमेशा हम वस्तु की लंबाई को डिनोट करते हैं। और वस्तु की लंबाई को हमेशा पॉजिटिव में नापा जाता है, क्योंकि वस्तु हमेशा इस तरह खड़ी होती है, और वस्तु इस तरह हमें खड़ी होती है और ऊपर की तरफ लंबाई नापते हैं तो ऊपर की तरफ लंबाई हमेशा पॉजिटिव होता है। और प्रतिबिंब अगर आपके नीचे की साइड इस तरह बन गया तो हमेशा माइनस में काउंट होगा, ठीक है। मतलब 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, मतलब वस्तु की लंबाई दे दिया है। वस्तु की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वस्तु की लंबाई को हम ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हल करते समय पूरा ध्यान में रखिएगा, लिखेंगे ओ बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, होगा प्लस में, क्योंकि ऊपर लंबाई इस तरह नापेंगे, रखेंगे तो ऊपर लंबाई हमेशा प्लस में होती है, ठीक है। तो ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत बताइए, कोई नहीं। फिर कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब एफ, ठीक है। एफ बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एफ जो है मुख्य फोकस यहाँ पे जो फोकस लेंस काम आ रहा है वो इस साइड का आ रहा है। किस साइड, इस साइड। प्रतिबिंब इधर बन रहा है, ठीक है। तो फोकस दूरी इस साइड का आ रहा है, तो इस साइड का मतलब कि क्या, आपका प्लस में होगा, ठीक है। और ये जो कि आपका उत्तल दर्पण नहीं है, उत्तल लेंस है, तो इसलिए हम लोग लेंस सूत्र से लिखेंगे। किससे, लेंस सूत्र से। तो यहाँ पे क्या होता है, लिखेंगे इसलिए लेंस सूत्र से। जो डाटा दिया रहेगा उस डाटा को पहले लिख लेते हैं और प्लस माइनस आराम से सोच के कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस अगर गड़बड़ाया तो पूरा सवाल गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो लेंस सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो लेंस सूत्र होता है आपका कि 1 के v और -1 के u बराबर 1 के f। ये जो होता है आप लोगों को क्या होता है, लेंस सूत्र। अगर ये दर्पण सूत्र आता तो एकदम प्लस हो जाता, बस अंतर यही होता है। अगर दर्पण सूत्र आता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। तो हालांकि लेंस है तो लेंस के लिए फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखिए जो डाटा दिया उसको लिख लेते हैं। 1 के v तो हमको लाना ही है, ठीक है। -1 के u कितना आया है, -30 आया है, ठीक है। बराबर 1 के f कितना दिया, फोकस दूरी 20 दिया है। यहाँ तक चीजें क्लियर आपको हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब करना हमको क्या है कि ये हो जाएगा 1 के v, माइनस माइनस गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस 1 के 30
बराबर 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/20 और प्लस 1/30 उधर जाएगा तो माइनस 1/, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो 1/v बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, तो 20 तिहाई 60 और माइनस 30 दूनी के 60 दो बार जाएगा तो जाएगा 1/v बराबर 3 में से 2 जाएगा तो 1/, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि v को ऊपर कर देंगे, क्योंकि v का वैल्यू ज्ञात करना तो v ऊपर जाएगा, तो ये 60 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 60 ऊपर जाएगा तो एक को गुणा हो जाएगा तो 60 ही होगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा 60, तो v बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ v बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर आ गया। मतलब प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर, v का मतलब कि इस साइड, लेंस की इस साइड, अरे भाई उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस का मतलब 2 साइड होता था, v प्लस का मतलब कि इसी साइड बन रहा है ना, तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर, प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, प्लस मतलब कि इस साइड लेंस की साइड बन रहा है तो ये प्लस है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हमसे पूछा है स्थिति भी, तो यहाँ पे देखिए स्थिति कैसे निकलेगी। स्थिति के लिए आपको आवर्धन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। स्थिति का हमेशा आवर्धन लगता है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन m बराबर होता है I/O बराबर v/u, ये आपका आवर्धन होता है। ठीक है, कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर v/u। ठीक है, वस्तु की स्थिति और वह प्रतिबिंब की स्थिति बटे में वस्तु की स्थिति, यह होता है आप लोगों का आवर्धन। तो यहाँ से निकल जाएगा आई का वैल्यू निकालना है, ओ का वैल्यू दिया है कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बराबर, वी का वैल्यू भी जस्ट आपने निकाला है कितना 60, यू का वैल्यू तो आगे से दिया था माइनस की 30, तो यहाँ कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा I/5 बराबर इधर हो जाएगा माइनस के 30 दूनी के 60 2 हो जाएगा। और यहाँ से हम आई की बात करें, आई बराबर तो 5 गुणा इसमें गुणा होगा तो माइनस के 10, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर, और माइनस के 10 सेंटीमीटर की वस्तु नीचे की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ मतलब उल्टा बन रहा है। आई का मतलब कि जब नीचे इस तरह बनता है उल्टा तभी तो नीचे हमेशा काउंट होता है माइनस में, तो यहाँ पे आई बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर, मतलब हमको मालूम चल गया कि प्रतिबिंब उल्टा 10 सेंटीमीटर ऊँचा बनेगा। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब उल्टा 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए लेंस से था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लेंस वाला कैसे लगा। कुछ नहीं, जो दिया रहता है बस आपको देखा जाता है कि प्लस और माइनस आपने सही सेट किया कि नहीं, और इसके बाद आप फार्मूला लगा दिया, लेंस सूत्र से सब कुछ डाटा निकल के चला आता है। तो यहाँ पे देखिए दर्पण के लिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के उत्तल लेंस अवतल लेंस के पूरा हमने कंसेप्ट यहाँ पे छोटा सी तरीके में बता दिया है। इसी के अनुसार चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी अगर आपको क्लियर है तो 100% आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आगे बहुत क्वेश्चन करने वाले सब अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को सब कुछ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना, दर्पण के लिए लेंस के लिए सब कुछ क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आइए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आइए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं, उसको हल करते हैं। ये देखिए दर्पण वाला क्वेश्चन है, वो लेंस से था, ये दर्पण से कह रहा 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण दिया है। क्या दे रखा है, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर्दे पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है कि वस्तु की कितनी दूरी पर रखें कि वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, ये प्रश्न दिया। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से धैर्य से आपने प्रश्न पढ़ा और आपने फोकस किया कि बात किसकी हो रही है, अवतल दर्पण की। उस समय बात हो रही थी उत्तल लेंस की, तो लेंस का भी कंसेप्ट वही चलता है, दर्पण में भी वही चलता है कि साइड रखेगा तो माइनस में, उधर रखेगा तो प्लस में, ऊपर नापेंगे तो प्लस में, नीचे मानेंगे तो माइनस में, और फिर जो डाटा दिया रहा तो उसको लिख लिया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा पेज ले लेता हूँ दूसरा सॉल्व करने के लिए। देखिए बहुत आसान है जी, आराम से कर पाएंगे आप लोग। देखिए सॉल्व में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व में आप लिखेंगे इसको कि 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब। तो देखिए क्या आपको दिया है, 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे ये बात कर रहा है कि तो 7 सेंटीमीटर आकार का है ना, तो इसको ओ से डिनोट करेंगे। ओ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितना है h,
ऑब्जेक्ट की ऊंचाई एच कहिए या तो आप 7 सेंटीमीटर कहिए, मतलब आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कितने भी बुक में आपको एच मान लेता है कि एच बराबर 7 सेंटीमीटर, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की, और कहीं कहीं पर ओ मान लेता है ऑब्जेक्ट। तो घबराइएगा मत, किसी बुक में अगर एच दिया रहेगा तो मतलब वही होता है। एच मतलब यही होता है, क्या, वस्तु की लंबाई ही होता है, और वो मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई होता है। कन्फ्यूज नहीं होना आप लोगों की, इसलिए मैं बता दिया हूँ। ये चीज़ दिया हमको कितना, 7 सेंटीमीटर, और वस्तु को ऊपर रखते हैं इसलिए पॉजिटिव में रहेगा, सबको मालूम है। अवतल दर्पण, बात कीजिए, समझिए, अवतल दर्पण किस तरह बनता है, इस तरह अवतल दर्पण। अवतल पर यह पी ध्रुव होता है, ये आपका मुख्य फोकस होता है, वो आपका वक्रता केंद्र होता है। मुख्य फोकस वक्रता केंद्र सब इधर ही होता है, ठीक है। तो इधर रखने का मतलब सब माइनस में, ये सभी किस में हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वस्तु का आकार तो 7 सेंटीमीटर में लिख लिया, कह रहा है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब एफ, तो एफ बराबर 18 सेंटीमीटर होगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण में इसी साइड होती है, तो इस साइड को मतलब क्या, माइनस में। तो हो जाएगा -18 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए क्या इसमें बताया है, और कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। एक वस्तु 27 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया है, रखा गया है। 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखने का मतलब आपको मालूम चल गया कि यू का वैल्यू दिया है। तो यू का वैल्यू कितना दे रखा है, लिखेंगे यू बराबर दे रखा है भाई कितना, 27। लेकिन ये भी होगा माइनस में, क्योंकि वस्तु इसी साइड रखते हैं, कभी भी वस्तु रखेंगे तो ध्रुव की इसी साइड, तो इधर साइड रखने को मतलब माइनस में, तो हो जाएगा -27 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है क्या कि एक तो v का वैल्यू पूछा है कि वस्तु को कितनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, और एक उसका क्या पूछा है, आकार। आकार का मतलब कि क्या, h डैश, h डैश कहिए या तो i डैश कहिए। h डैश, इसको आपने h माना तो इसको h डैश मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट की लंबाई, तो इसको i मतलब इमेज की लंबाई, तो आई h डैश कहीं पर दे देता है, कहीं i डैश का देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई होता है, और ये तो प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे, मतलब प्रतिबिंब वस्तु कितनी दूर बनेगा, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा उसको v का मतलब होता है, ठीक है। क्लियर है, तो जानते हैं आप लोग। तो सब कुछ डाटा तब सेट है। तो हालांकि यह दर्पण है तो हम दर्पण सूत्र लगाएंगे, तो इसलिए दर्पण सूत्र। अगला वाला पहला प्रश्न लेंस वाला था, तो हमने लेंस सूत्र लगाया था। हालांकि यह दर्पण सूत्र है तो हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र आपको मालूम है कि सूत्र आप लोगों का बिल्कुल सेम चलता है, सूत्र आप लोगों का बिल्कुल एकदम वही रहेगा हूबहू, बस मैंने बताया कि वहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। इसका सूत्र क्या हो जाता है, 1/f बराबर 1/v। वहाँ पे माइनस रहता है ना, तो यहाँ पे बस प्लस हो जाता है और कुछ नहीं, बस अंतर यही है। और पूरा का पूरा सवाल आप लगा लेंगे चाहे जितना भी बड़ा दे दे। तो यहाँ पे हमको 1/f का वैल्यू तो दे रखा है कितना, -18 बराबर 1/v हमको कैलकुलेट करना था, और प्लस 1/u का वैल्यू हमको आगे से भी दे रखा है कितना, -27 दे रखा है। कोई डाउट की बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम आराम से। तो हो जाएगा आपका 1 कितना, -18 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1/v। माइनस गुणा इस प्लस में करेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे हल करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को, बताइए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/-18, यह -1/27 हो जाएगा, तो +1 क्या हो जाएगा, 27 बराबर इधर बच गया 1/v बच गया, ठीक है। चलिए आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम 18 और 27, ठीक है। 18 और 27 कितना होता है, 54 एलसीएम होता है। तो 18 तियाँ 54 माइनस के 3 और प्लस 27 दूना के 54, 2 बार जाएगा बराबर 1/v, ठीक है। अब क्या होगा, ये कैलकुलेशन करने में अब मालूम नहीं आप लोगों का, भिन्नों का जोड़ तो हल किए हैं, इसमें तो बहुत सिंपल है। -3 + 2, इसका मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे घटाइए, बड़ा का चिन्ह लगाइए। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बड़े का चिन्ह मतलब कि माइनस, और बटे में कितना आ गया, 54 बराबर 1/, कितना आ गया, v। 54 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -54 बराबर v ऊपर जाएगा तो हो जाएगा v। तो v बराबर -54 सेंटीमीटर। यह क्या गया, माइनस का मतलब क्या कि दर्पण के उधर आपका प्रतिबिंब बनना है, ठीक है। तो v बराबर 54 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे। तो ये तो आपका आ गया क्या कि 54 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने देख लिया, -54 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या दर्शा रहा है कि ये जो अवतल दर्पण चित्र बना है, इस साइड प्रतिबिंब बनना है, इसका किधर, इधर बन रहा है। चलिए अब यहाँ तो अब हमसे पूछा क्या यहाँ पे, वैसे तो हमको बस ये पूछ रहा था कि वस्तु की कितना दूरी पर रखें। हालांकि हम यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं आई का मतलब कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई पूछेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई भी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। किससे द्वारा, आवर्धन से। m बराबर क्या होता है,
आई अपान के ओ बराबर माइनस वी अपान के यू। अभी कहेंगे कि सर आपने वहाँ पे लेंस में यहाँ माइनस नहीं लगाया था, तो लेंस में यहाँ माइनस नहीं रहता है, ठीक है। दर्पण वाला सूत्र में दर्पण का जितना भी आवर्धन निकलेगा यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, और लेंस का जितना आवर्धन निकलेगा जब माइनस नहीं प्लस रहता है। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से आई निकल जाएगा, आई बराबर ओ का वैल्यू कितना दे रखा था 7 बराबर माइनस वी का वैल्यू अभी निकाला आपने कितना -54 और बटे में यू का वैल्यू कितना निकला था -27। तो यहाँ से हो जाएगा आपका आई अपान 7 बराबर माइनस माइनस में कैंसिल कितना गया 54 बटे माइनस के 27, ठीक है। 27 दूनी के 54 कट गया, तो हो जाएगा आई बराबर आई बटे 7 बराबर तो हो जाएगा कितना -2 बटे 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर गुणा करना चाहेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा -2 बटे कितना हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ से भाग देंगे तो 0 कितना हो जाएगा 20, तो 7 दूनी की 14 60 बच जाएगा, ठीक है। 60 का मतलब कि 7 7 49 7 बटे 56 7 बटे 56 लगभग इतना पॉइंट जाएगा, ठीक है। 0.28 माइनस 0.28 ना सेंटीमीटर। माइनस किसको दर्शाता है, मतलब प्रतिबिंब किस कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा, इधर ही, ठीक है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये नहीं दर्शा रहा है प्रतिबिंब कितना ध्रुव से -54 सेंटीमीटर उस साइड बन रहा है और कैसा बन रहा है माइनस को तो उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो आराम से यहाँ से निकल गया आपका क्या आई, प्रतिबिंब की लंबाई भी निकल गया और यहाँ से आपने ये भी देख लिया कि ध्रुव से कितनी सेंटीमीटर दूर पे प्रतिबिंब का बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा कितना सेंटीमीटर -54 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, इस प्रश्न में। तो हम आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस स्लिप में आपको दिखाई देगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 और इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि देखिए दिया है जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 एवं 1.50 है। यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही हैं तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट कह रहा है कि यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही है, देखिए इसका मतलब कह रहा है कि यह आपका माध्यम पहला है जो कि कांच है और ये माध्यम दूसरा जो कि क्या है, जल है। और इसमें देखिए कह रहा है कि कांच से जा रही हैं प्रकाश की किरणें किससे, जल में जा रही हैं, ठीक है। कांच से किस में जा रही हैं, जल में जा रही हैं। तो कह रहा है कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतना इतना है। कह रहा है कि जल और कांच का अपवर्तनांक, कांच का देखिए जल का अपवर्तनांक है 1.35 एवं कांच का अपवर्तनांक कितना, तो जल में इसका जो अपवर्तनांक है वो है 1.50 और कांच का जो अपवर्तनांक है, जल का अपवर्तनांक 1.35 है, सॉरी देखिए लिखा है, पहले जल है ना तो पहले जल का लेंगे, तो जल आपका 1.35, तो यहाँ पे 1 इसको कैंसिल कीजिए, जल को गया 1.35। हालांकि ये ऐसे सब नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जल का अपवर्तनांक कितना दिया है और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.50, यह अपवर्तनांक दिया है। और कह रहा है कि प्रकाश किरणें कांच से कहाँ जा रही हैं, जल में प्रवेश कर रही हैं। तो कांच के सापेक्ष कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक बनाना है, जल का अपवर्तनांक बताना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो दिया देखिए खूब आराम से, इतना सिंपल बताऊंगा ना कि आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ जाएंगे। जो दिया खूब आराम से लिख लीजिए। पहले लिखेंगे जल का अपवर्तनांक, बहुत सिंपल सवाल है, जल का अपवर्तनांक। जो बच्चे पढ़ते नहीं बस उनके लिए भारी होता है, ठीक है। जो रेगुलर पढ़ेंगे ना उनके लिए कुछ नहीं, न्यूमेरिकल कुछ भी है लगा देंगे आराम से। क्या है, जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.35 दिया है, ठीक है। और कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है भाई 1.50 दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अब हमसे पूछा है यहाँ पे कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आराम से हिंदी में लिखिए, कांच के सापेक्ष, एकदम हिंदी में आराम से, कांच के सापेक्ष जो बोला है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि कांच के सापेक्ष जल का पूछा ना, तो कांच मतलब क्या, जी का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। जी मतलब ग्लास, एन मतलब अपवर्तनांक और डब्ल्यू मतलब वाटर, ठीक है। कांच मतलब ग्लास मतलब कांच, तो एक कांच का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष जल के सापेक्ष, तो इस तरह कोड में लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा,
ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे देखिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर फार्मूला बनेगा। पहले हम निकालेंगे यहाँ पे कि जल का अपवर्तनांक, पहले लिखेंगे यहाँ पे जल का अपवर्तनांक। तो सिंगल पहले जल का अपवर्तनांक, तो जल का सिंगल अगर अपवर्तनांक निकाला जाए तो जल किसके साथ, वायु के साथ अपवर्तनांक निकलता है। तो ऐसा लिखेंगे कि वायु, एयर मतलब हवा के सापेक्ष किसका, जी ग्लास का अपवर्तनांक बटे में हवा के सापेक्ष किसका, वाटर पानी का अपवर्तनांक। ऐसे फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे सबको मालूम है कि दिया है आपका हवा के साथ कांच ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.50, तो हो जाएगा 1.50। एयर मतलब हवा, ठीक है, और बटे में जल का अपवर्तनांक कितना दिया हवा के सापेक्ष, तो 1.35 दे रखा है। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर, यहाँ पे दशमलव यहाँ से हटा लीजिए, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा आपका कितना, 135 हो जाएगा। अब यहाँ से भाग देंगे तो 135 से कम 35, फिर 135 से कम 135, 1.11 इतना जाने वाला है। तो ये आ गया आपके किसका, कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकल कर आ गया। तो देखिए कितना सिंपल है, जल का अपवर्तनांक आपको दे रखा था, तो ये जल का जो अपवर्तनांक दिया है 1.35 ये हवा के सापेक्ष दिया है, और कांच का जो अपवर्तनांक सिंगल दिया है हवा के सापेक्ष दिया है। हमसे पूछा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो गया, पहले हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे में हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.50, और हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 1.35। हमने भाग दे दिया, तो यहाँ पे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.11 निकल गया। बस यही तो ट्रिक होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 3 आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे उसी कैटेगरी का प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सभी प्रश्न जितना होता है सब एग्जाम में आए हुए हैं, आएंगे भी। ठीक है, कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, देखिए कांच के सापेक्ष जल का और कांच के सापेक्ष कांच का दोनों का अपवर्तनांक दिया है, एक दिया है 4/3 और एक दिया है 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सिंपल ही प्रश्न दे दिया है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे आप आसानी से। पहले देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3, और वायु के ही सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि मैं डायरेक्ट इंग्लिश में लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष, वायु का मतलब कि हवा के सापेक्ष, हवा की एयर के सापेक्ष वाटर जल का अपवर्तनांक। ऐसे लिखेंगे ना, तो आप पूरा हिंदी में लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हिंदी में लिखिए, या तो इस तरह लिखिए वायु मतलब एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, वाटर जल का। कितना दे रखा है, तो 4/3 दे रखा है। और हवा के इस सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, ग्लास का दे रखा है कितना, 3/2 दे रखा है। ठीक है, ये दिया है। फिर हमसे इसलिए पूछा है क्या कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष पूछा है, तो कांच मतलब ग्लास का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, इस तरह लिखेंगे। क्योंकि हमसे पूछा है कि जल का कांच के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष पूछता है वो आगे होना चाहिए। तो कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष मतलब ग्लास आगे रहेगा, फिर अपवर्तनांक बटे में किसके, जल के। तो जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको आगे हमेशा लिखा जाता है, बात याद रखिएगा। तो इस तरह लिखिए, या तो पूरा हिंदी में निकाल दीजिए कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। हिंदी में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या निकल जाएगा, तो ग्लास के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले हम ये वाला निकालेंगे, पानी वाला अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे हवा के सापेक्ष मतलब एयर के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक बटे में हवा के सापेक्ष किसका, ग्लास का अपवर्तनांक। बस अब ऐसा आंसर आपका मालूम चल जाएगा। तो निकल जाएगा कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर हवा के साथ जल का अपवर्तनांक कितना दिया है यहाँ पे, 4/3। तो हो जाएगा 4/3 बटे में हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो हो जाएगा 3/2। तो इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 4/3, या भाग में है ना तो गुणा में चेंज होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ पर निकल जाएगा कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 4 दूनी के 8 और 3 तो लिखे 9, 8/9 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8/9 क्या हो गया, आंसर। तो देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है और सिंपल है, आराम से देखिए कितना आराम से पढ़ रहे हैं आप, आराम से पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में बैठ रहा है।
तो इसलिए वो शांति से सारी चीज़ें देखेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं समझ में आएगा, बहुत भारी चीज़ थोड़ी होता है। 2-2 लाइन का आंसर है, बस कंसेप्ट को उसको पकड़ लेना, कंसेप्ट पकड़ गया तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसी कैटेगरी का फिर ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि जल में प्रकाश की चाल दिया है कि 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल इतना दिया है और यदि जल का अपवर्तनांक भी इतना दिया है तो निर्वात में पूछ रहा है, निर्वात मतलब हवा में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल है, आराम से इन प्रश्नों को लगा पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए किस प्रकार लगेगा। तो जल में प्रकाश की चाल दे रखा है इतना, ठीक है, जल में प्रकाश की चाल। तो यहाँ लिखेंगे कि वी डब्ल्यू मतलब कि क्या, वी मतलब कि आपका चाल और डब्ल्यू मतलब वाटर। तो वाटर की चाल मतलब कि जल में जो प्रकाश की चाल है, तो इसको इस तरह डिनोट कर दें। या तो हिंदी में पूरा लिख लीजिए आप लोग कि जल में प्रकाश की चाल, हिंदी में लिख लीजिए और इसके बाद उसके आगे कोष्टक बना के इंग्लिश में इस तरह लिख लीजिएगा। वी मतलब चाल, वाटर में जल में प्रकाश की चाल, इसका मतलब इस तरह ये होता है। वी मतलब चाल और वाटर मतलब पानी में प्रकाश की चाल बराबर कितना दिया है, 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड दिया है। सिंपल, देखिए तो फिर कह रहा है, तो पूछ रहा है हमसे और एक चीज और दिया, यदि जल का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक आपको दे रखा है 4/3 हो, तो यहाँ पे जल का अपवर्तनांक आपको दे दिया है। तो जल का अपवर्तनांक जल में अपवर्तनांक दिया है आपका 4/3, यहाँ पे लिख लीजिएगा जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3 दे रखा है। पूछ रहा है तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो चलिए, तो एक चीज आपको मालूम है कि जल में वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, ये जो आपका जल का अपवर्तनांक निकला है किसके सापेक्ष निकला, वायु के सापेक्ष तो निकला है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है। तो फार्मूला क्या बनता है आप लोग बताइए, अगर हमको निकालना होता है यहाँ पे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, फार्मूला कैसे बनता है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर हमको निकालना होगा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हालांकि 4/3 दे रखा है, लेकिन अगर निकालना होता है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर, तो इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ फार्मूला बनता है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल दिख नहीं रहा है क्या, दिख रहा होगा, प्रकाश की चाल बटे में जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, जल में प्रकाश की चाल। अगर चाल के सापेक्ष बात किया जाए कि अगर चाल दिया है, चाल तो वहाँ पर निकालना होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर पहले निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है बटे में जल में प्रकाश की चाल कितनी है, भाग दे देंगे, आपका निकल जाएगा क्या, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हालांकि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमको दिया 4/3, तो इसकी जगह लिखेंगे 4/3 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब v, यही तो हमको ज्ञात करना है, निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटे में जल में प्रकाश की चाल आगे से दे चुका है कितना, 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड दे चुका है। यहाँ से आराम से v का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, जो निकालना चाह रहे हैं यही, तो v बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इस भाग में हो जाएगा। v निकालना चाहेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कीजिए, तो 4 × 2.25 × 10 पे पावर क्या हो जाएगा 8 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे कैसे, 5 2 7 2 9, यहाँ पे एक 10 में उठाने के लिए यहाँ पे नीचे 2 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, फिर v बराबर काट दीजिए, तो पहले 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, ऐसे 2 से काटिए, कितना बार कटेगा, 1.5 दूनी के 300, ठीक है। इसके बाद काटा जाए तो 5 से काट दीजिए, 5 3 15 फिर 0, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौको 20 और 50 25 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ काटेंगे 15 3 45, 15 दूनी के 30, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बच गया आपका क्या, v बराबर 3 बच गया, 3 × 10⁸ बच गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या निर्वात में प्रकाश की क्या आ जाएगी चाल, यही हमसे पूछा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए किस प्रकार आंसर आ रहा है, कितना सिंपल है, बस आपको ध्यान से बस पढ़ना होगा, आराम से सारे क्वेश्चनों को करके चले आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यह प्रश्न नंबर 5वां क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा प्रश्न नंबर 5वें में। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, तो यह मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से आ गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो देखिए इसमें कैसे लगेगा,
तो सबको मालूम है कि यहाँ पे लिखा है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी की गणना कीजिए। उपयोग किए गए लेंस की क्षमता को भी गणना कीजिए। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, कह रहा है किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा। सबको मालूम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है। तो यहाँ पे किसकी बात होगी, अवतल लेंस की। तो जो भी अवतल लेंस की प्रॉपर्टीज है वही यहाँ पे शामिल होगी, बस आराम से निकल जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही क्या कर सकता है, देख सकता है। केवल 20 मीटर की दूरी तक ही क्या कर सकता है, वह देख सकता है। मतलब वस्तु अगर 20 सेंटीमीटर तक रखी रहेगी तो उसको देख लेगा, उसका प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। मतलब कि यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कि वस्तु को कितना अधिक से अधिक कितना सेंटीमीटर पर रख सकते हैं। मतलब अरे 20 सेंटीमीटर वस्तु तक देखने का मतलब ये हुआ है कि 20 सेंटीमीटर तक वस्तु का प्रतिबिंब बन जा रहा है, तभी तो हम वस्तु को देख पा रहे हैं। मतलब वी हमारा जो है वो 20 सेंटीमीटर तक क्या हो रहा है, बन रहा है। कह रहा है कि अधिक से अधिक वस्तु को कितनी दूरी तक हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो भाई ये कि याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दूर के लिए अनंत बिंदु यू वी बराबर क्या हो जाएगा, अनंत, क्योंकि दूर हम कहीं भी रख सकते हैं ना, वस्तु को अनंत दूरी तक रख सकते हैं। जैसे यहाँ से हम चंद्रमा को देख लेते हैं, तो चंद्रमा देखिए कितना अनंत दूरी है। तो चलिए पहले लिखेंगे, पहले जो जो दिया है उसको लिखेंगे हल में। तो देखिए हल में लिखेंगे वस्तु की दूरी, पहले वस्तु की दूरी मानेंगे। कह रहा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रख सकते हैं, तो भाई वस्तु को तो बहुत दूरी पर रख सकते हैं। मतलब v बराबर क्या आएगा, इन्फानाइट, मतलब कि वस्तु को बहुत अनंत दूरी तक रख सकते हैं। ठीक है, तो v बराबर इन्फानाइट आ गया। और प्रतिबिंब की दूरी तो दे रखा है कि प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे, प्रतिबिंब की दूरी मतलब 20 से नोट करिए। v बराबर हमको दे रखा है कितना, 20 मीटर, मीटर दिया है। ठीक है, 20 मीटर तक। हालांकि अवतल दर्पण है क्या, अरे अवतल लेंस है। अवतल लेंस में क्या होगा, माइनस में। अवतल लेंस में चीजें क्या होगी, माइनस में होंगी। चलिए, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है क्या, प्रतिबिंब इस साइड बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 में, इस साइड का मतलब कि माइनस में, तो माइनस 20 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लोग जानते हैं आप लोग। इसके बाद क्या दिया, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी हमको याद करना है। ये नहीं पूछा है फोकस दूरी की गणना कीजिए, तो लेंस की फोकस दूरी ये हमको निकालना है। लेंस की फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ बराबर क्यू से हमको क्या करना है, निकालना है। तो सिंपल लेंस सूत्र से, क्योंकि लेंस प्रयोग होता है तो लेंस सूत्र ही लगेगा ना। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है आपका, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/k u। ये आपका क्या होता है, लेंस सूत्र। इससे आराम से निकाल लीजिएगा आप लोग। 1/f, एफ की वैल्यू निकालना ही है, बराबर 1/v, v का वैल्यू कितना दिया है, -20। ठीक है, और -1/k u का वैल्यू कहाँ, इन्फानाइट तक रख सकते हैं। इन्फानाइट का मतलब कि इसका काम खत्म, यहाँ से कोई हल निकलने वाला नहीं है, डायरेक्ट यहीं से निकलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/f बराबर 1/-k20। तो f निकालना, तो f ऊपर चल जाएगा तो 20 ऊपर चल जाएगा, तो -20 मीटर। -20 मीटर क्या आ जाएगा आपका, फोकस दूरी आ गया। ठीक है, तो फोकस दूरी आ गया है। एफ आपका माइनस में आया है ताकि आपको ये दर्शाएगा कि अवतल लेंस है। अवतल लेंस में हमेशा फोकस दूरी किस में आती है, माइनस में आती है। ठीक है, तो अवतल लेंस प्रयोग होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि किस लेंस का प्रयोग होगा, तो किस लेंस का, बराबर माइनस, माइनस आ गया तो माइनस इसको दर्शाता है कि अवतल लेंस का होगा। वैसे भी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का ही प्रयोग होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो माइनस दर्शा दिया क्या कि अवतल लेंस का प्रयोग होगा। तो अवतल लेंस अगर हमको मालूम चल गया कि अवतल लेंस का प्रयोग होगा, तो कह रहा है कि लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि लेंस की क्षमता पूछा ना, कि लेंस की तो क्षमता ज्ञात कीजिए, तो सिंपल है। देखिए लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हम पी से नोट करते हैं। तो पी बराबर हो जाता है 1/f। ठीक है, क्या होता है, पी बराबर 1/f होता है लेंस की क्षमता। तो पी बराबर 1/f का वैल्यू कितना दिया है, तो f का वैल्यू दिया है 20 मीटर। 20 मीटर, तो यहाँ भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 0.05। ठीक है, और भी आपका माइनस में, तो यहाँ माइनस लगेगा, तो -0.005 क्षमता है। तो क्षमता हमेशा डायोप्टर में डी से डायोप्टर निकलता है। तो लेंस की क्षमता कितना निकल गया, -0.05 डायोप्टर। और अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, उसकी आंख दृष्टि मतलब उसकी आंखों की दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होगा, अवतल लेंस का, क्योंकि उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है। तो देखिए यहाँ पे इस से हम लोग प्रश्नों को लगाया है। हमको तो लगता नहीं है कि आपको दिक्कत होगा, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब बहुत सिंपल है, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़्यादा जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम क्या करेंगे, अब बढ़ेंगे, उसको देखेंगे।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए मानव तथा रंग बिरंगा संसार से यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रश्न यह है कि एक प्रिज्म का कोण अगर 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये प्रश्न बनना तय है। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए क्या क्या दिया है, प्रिज्म कोण दिया हमको, प्रिज्म कोण हमको दिया है कितना अंश, 60 अंश। प्रिज्म कोण को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए से डोंट करते हैं, ए बराबर 60 डिग्री दिया है। फिर अल्पतम विचलन कोण, देखिए लिखा है अल्पतम, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा सब। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण दिया हमको कितना, 38 अंश। उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एम से, इस तरह सिग्मा एम बराबर दिया है कितना अंश, 38 अंश दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पूछ रहा है। अपवर्तनांक को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो देखिए अपवर्तनांक हमेशा निकलने का फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर एन बराबर साइन, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसी फॉर्मूला पे सवाल आता है, साइन ए प्लस सिग्मा एम, ये सिग्मा एम बटे में 2, फिर कोष्टक को बंद, फिर पूरे के पूरे बटे में होता है साइन ए बटे 2। ये होता है आपका अपवर्तनांक का फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा, इसी पे पूरा सवाल आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए मतलब क्या, प्रिज्म कोण कितना दिया है 60 डिग्री, और प्लस सिग्मा एम बराबर कितना दिया 38 अंश, और बटे में यहाँ तो हो जाएगा आपका क्या 2, पूरा बटे में हो जाएगा 2, और बटे में हो जाएगा साइन, साइन ए मतलब क्या प्रिज्म कोण 60 अंश, और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, ये हो जाएगा साइन 8 36 9 98 अंश, ठीक है, और बटे में 2, और पूरे के बटे में यहाँ पे साइन ये काट दीजिए, कई बार में 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको भी काट देंगे, तो 2 से कटेंगे कितना बार में 49 उन्हीं के 58 होता है, 49 बार में कट गया। तो ऊपर बच गया साइन 49 अंश, और नीचे बच गया साइन 30 अंश बच गया। तो साइन 49 अंश को देखिए प्रश्न में लिखा था यहाँ पे, साइन 49 का वैल्यू हम लिखते हैं 0.75, तो आराम से हम लिख देंगे साइन 49 का वैल्यू 0.75। यह एन निकल रहा है, इधर एन लिख लीजिएगा, यह अपवर्तनांक निकल रहा है, एन निकल रहा है। ठीक है, तो वहाँ एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन 49 का वैल्यू कितना 0.75 ले सकते हैं, और यहाँ पे साइन 30 अंश का वैल्यू, ठीक है, साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5, यहाँ लिख देंगे 0.5। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा के 10 घटा दीजिए, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 75/50, तो यहाँ काट दीजिए 50 से कम 50, कितना हो जाएगा 25, 25 दूना के 50, कितना 1.5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर कितना आ गया 1.5 अपवर्तनांक, ये हो जाएगा आंसर। तो 1.5 अपवर्तनांक आ गया। तो देखिए इससे प्रश्न एक बनना तय होता है। ठीक है, इसे तो ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा एन बराबर अपवर्तनांक वाला, तो आराम से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, विद्युत से क्वेश्चन लिया गया है, और ये प्रश्न 2019 2020 दोनों में पूछा गया था। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए जो जो दिया है पहले वो लिखते हैं, इसके बाद फार्मूला सेट करते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, तो देखिए हमको दिया है यहाँ पे धारा बरी है, धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर कितना दिया है 0.5 एम्पियर, ये हमको धारा दे रखा है। समय 10 मिनट तक प्रवाहित हो रहा है ना, हमको समय दे रखा है, समय को हम टी से डिनोट करते हैं। समय मतलब टी बराबर कितना दिया है 10 मिनट, 10 मिनट हमको समय दिया है। अब हमको विद्युत आवेश पूछ रहा है, विद्युत आवेश लास्ट में विद्युत आवेश से पूछ रहा है ना, विद्युत आवेश को हमको क्यू से डिनोट करते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से फार्मूला बनता है कि क्यू बराबर होता है इंटू आई इंटू टी, ये फार्मूला होता है। क्यू मतलब आवेश बराबर धारा इंटू समय, ये आपका फार्मूला होता है, तो आराम से निकल जाएगा। क्यू बराबर आई कितना दिया है 0.5 इंटू, लेकिन याद रहे आप समय को 10 मिनट नहीं लिखना है, समय को सेकेंड में चेंज करना है। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा आपका 60, मतलब कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 600। ठीक है, 600 सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 600 लिखना है, 600। तो क्यू बराबर
6 5 है 3000, 1 2 3000, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, एक अंक बाद दशमलव लग गया, मतलब क्यू बराबर कितना आ गया 300। और जो कि जैसे आप जानते हैं कि क्यू आवेश, आवेश हमेशा कितना निकलता है कूलाम में, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कूलाम, इसका यूनिट। तो आवेश कितना आ गया 300 कूलाम, यही हो गया इसका आंसर। ये तो प्रश्न में पूछा था, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2019 2020 में, देखिए छोटा ही प्रश्न है लेकिन पूछा गया था, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर क्या था 8वां था, प्रश्न नंबर 8वां क्लियर। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है आप लोगों का, कि 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर कह रहा हूँ सॉरी 20 ओम 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और दूसरा समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कह रहा है कि 3 आपका प्रतिरोध दिया है, एक 20 ओम 24 ओम 30 ओम, ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और यही 3 प्रतिरोध सेम समांतर क्रम में भी जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे लिख लीजिएगा, निकालने वाले हम लोग श्रेणी क्रम में, फार्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सिंपल होता है आर बराबर क्या होता है R1 R2 प्लस R3 डॉट डॉट, जितना प्रतिरोध लगता जाएगा उसके आगे जोड़ते जाएंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 कितना दिया 20 ओम, R2 कितना दिया 24 ओम, R3 कितना दिया 30 ओम, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30 और 20 50 20 70 74 ओम। आपका तुल्य प्रतिरोध निकल गया क्या। अब जब श्रेणी क्रम में ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा इसका 74 ओम आ जाएगा। बस हल तो हो गया। दूसरा पार्ट हल कीजिए, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में यहाँ पे लिख लीजिएगा तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध को फार्मूला क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1, r1 कितना है 20 प्लस 1/r2 मतलब कितना है 24 प्लस 1/r3 कितना है 30। हल कर दीजिए तो हो जाएगा 1/r बराबर, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 24 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 720, ठीक है। तो चलिए 20 से जब भाग 720 में देंगे तो भाग जाएगा 36 बार, आप प्लस 24 से भाग देंगे 720 में तो भाग जाएगा 30 को गुणा में करेंगे तो 30 ही रहे वाला, ठीक है। इसको 30 का भाग देंगे 720 में तो कितना बच जाएगा 24 3 बार, तो 24 बार 24 गुणा में करेंगे तो 24 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/r बराबर कितना आ जाएगा, जोड़िए 6 4 10 3 2 6 2 8 9 कितना हो जाएगा 90/720। हमको निकालना है आर की वैल्यू, तो आर को भेजेंगे ऊपर तो ये भी 720 चला जाएगा ऊपर और 90 आ जाएगा नीचे, तो 0 से 0 कट गया 9 8 72। आर बराबर 8 ओम, आर बराबर कितना आ गया 8 ओम, क्या तुल्य प्रतिरोध जब समांतर क्रम में ये जुड़ा रहेगा तो, ठीक है। तो दोनों केस वाला हमने सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी 2020 2019 दोनों में प्रश्न पूछा गया था। अरे ये इतना कर लेंगे अपना तो बहुत आराम से क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यह प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया था, 2019 में 2018 और 2019 में प्रश्न पूछा गया है। क्या है, कह रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ ए तथा बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध, कह रहा है बिंदु ए से लेकर और बिंदु बी तक तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबको मालूम है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ये जो तीनों ओम दिखाई दे रहा है तीनों प्रतिरोध, ये किस क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सबसे पहले यहाँ को तुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल करते समय कि 1 ओम लिखिएगा 1 ओम कामा देके 2 ओम और तथा क्या लिखेंगे 3 ओम, 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इसका, तुल्य प्रतिरोध का मतलब आर के वैल्यू, आर बराबर क्या हो जाएगा सबको मालूम है R1 प्लस R2 हो जाएगा और R3 हो जाएगा, इस तरह चलता है तुल्य प्रतिरोध कब जब श्रेणी क्रम में ज्वाइंट होता है प्रतिरोध। तो आर बराबर R1 वैल्यू दिया है 1, R2 2 ओम, R3 3 ओम, तो आर बराबर 3 2 5 1 6 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया इसका 6 ओम आ गया, ठीक है।
तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 6 ओम। अब इन सभी को हल किया तो 6 ओम। अब ये 6 ओम यहाँ पे पूरा टोटल मतलब इसको हल करने के बाद पूरा का पूरा 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम अब किस क्रम में आपको दिख रहा है, तो समांतर क्रम में दिख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि ए तथा बी, अब यहाँ से ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो होगा आर के वैल्यू, तो ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो कि समांतर क्रम में तो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से आराम से निकाल लेंगे आप। देखिए 1/r बराबर 1/r1, R1 की वैल्यू कितना है, तो R1 की वैल्यू 3 ओम और प्लस 1/r2, R2 की वैल्यू कितना है 6, तो आप लिखेंगे 6। तो 1/r बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूनी के 6 और 6 कम 6, 1/r बराबर कितना आ जाएगा 2 1 3/6 आ जाएगा। लेकिन हम चाहिए आर के वैल्यू, तो आर को ऊपर भेज देंगे तो 6 नीचे और 3 6 ऊपर 3 नीचे, तो 3 दूनी के 6, आर बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम, आर बराबर 2। यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध ए बी लिखना था, यहाँ आर ए बी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा क्या, तुल्य प्रतिरोध ए बी का निकालना है यहाँ पे। ठीक है, आर ए बी नीचे से लिख सकते हैं। तो कितना आ गया 2 ओम। तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 10वां। चलिए समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। उसमें से है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है कि वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है तो 20 सेंटीमीटर होगा ही होगा। वो दे रखा है दोनों। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, क्या यह वास्तविक है, ये पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमसे पूछा अवतल दर्पण, एक छोटा सा फिगर समझाने के लिए बनाऊंगा। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है अवतल दर्पण, ठीक है। ये आपका मुख्य फोकस होता है, ये आपका वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। एक चीज आप लोग मालूम है कि जब भी हम लोग अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, हम लोग अवतल पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण में वस्तु को इधर रखते हैं। जो भी वस्तु को इधर रखा जाता है तो वो हमेशा निगेटिव में होता है, और वस्तु इधर अगर कोई रख दिया जाए, ऐसा प्रतिबिंब जिधर इधर बन जाए तो हमेशा किस में होता है, ठीक है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, ये बात तो आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले बात ये होती है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय पहले जो जो दिया रहता है खूब आराम से लिखते हैं। जैसे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, वक्रता फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, बहुत अरेंज से लिखना पड़ेगा आपको, आराम से लिखते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, कि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दे रखा है, वो भी अवतल दर्पण की। तो लिखेंगे कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखा है कितना, बराबर, ब्लैक पेन ले लेता हूं, 40 सेंटीमीटर। क्या होगा 40 सेंटीमीटर। बात यह है कि प्लस में होगा कि माइनस में, तो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या आपका इसी साइड है ना, ध्रुव से, पोल से अगर इधर साइड रहेगा तो हमेशा माइनस में रहता है, तो वक्रता त्रिज्या इधर रहता है तो हो जाएगा माइनस में। मतलब बात यह किया जाए कि याद कर लीजिए इस प्रश्न को कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या रहती है, माइनस में होती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या ध्रुव से इधर ही साइड होता है। तो माइनस 40 सेंटीमीटर हो गया, यहां तक किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमको दे रखा है फोकस दूरी, क्या दे रखा है, फोकस दूरी, फोकस दूरी देता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सबको मालूम है, वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है ना, तो यहाँ पे खूब बढ़िया से आप लोग लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आप पे एकदम अच्छे से लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा। वक्रता त्रिज्या बटे 2 यही तो होता है। तो वक्रता त्रिज्या हमारे पास है माइनस के 40 सेंटीमीटर, और बटे के अगर 2 में यहाँ से भाग दे दूं तो यहाँ कट के आपका आ जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। मतलब वक्रता जो आपका फोकस दूरी है वो भी आ जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी कहलाती है, और फोकस दूरी कहलाती है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी तो इधर ही है, तो ये भी तो माइनस में होगा, तो ये हो गया माइनस 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस 40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी माइनस 20 सेंटीमीटर निकल गया यहाँ तक। इसके बाद कह रहा है कि दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर पर रखा गया। कह रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, तो लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, पूरा ये लिख के तब सवाल लगाते हैं। लिखेंगे हम लोग दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से
वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को किसे डिनोट करते हैं? तो स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो वस्तु भाई इधर ही तो रखी जाएगी, वस्तु तो इधर ही रखते हैं, तो इधर रखेंगे तो माइनस में भी होगा, जाहिर सी बात है। कितना? तो -30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो माइनस होगा, इसलिए क्योंकि वस्तु को हम इसी साइड रख रहे हैं, तो -30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा इसी साइड रखी जाती है, तो ये आजीवन याद कर लीजिए कि आपका अवतल दर्पण में जो यू का वैल्यू होता है वो हमेशा किस में होता है? माइनस में होता है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा है कि कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालना है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा किससे? वी से डिनोट करते हैं, या यू से या कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। तो ये तो बराबर क्वेश्चन मार्क के, तो हमको क्या रखा है? पूछा है। जब इतना चीज आके मालूम चल गया आपको कि त्रिज्या मालूम चल गया, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी मालूम चल गया, यू मालूम चल गया, इसके बाद हम लगाएंगे दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र। इसके बाद आंसर आपके हाथ में होगा, दर्पण सूत्र। अब हम लगाएंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/के क्या होता है? यू। यही होता है दर्पण सूत्र। अब जो जो मान दिया उसको रख लेते हैं। तो 1/f, f का वैल्यू कितना दिया है? -20, तो हो जाएगा -20 बराबर 1/v का वैल्यू तो निकालना हमके, प्लस यू का वैल्यू कितना दे रखा है? -30, तो यहाँ हो जाएगा -30। अब ये इस हल करेंगे तो हो जाएगा 1/-20 बराबर 1/v, ये माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा -1/ क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं इसको यहाँ पे हल करता हूँ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ 1/v की वैल्यू, जैसे 1/-20 है ना, तो ये लिखूंगा 1/-20 रहने दीजिए। ये अब -1/30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1/ क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा आपका? 1/v बच गया। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम इसका हो जाएगा 60, 20 और 30 का एलसीएम 60, तो 20 तिहाई 60 -3 और प्लस 30 दूनी के 60, 2 को गुणा 1 में करेंगे तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/v। कोई दिक्कत नहीं। अब -3 प्लस 2 मतलब -1 आ गया, -1/60 बराबर 1/v। तो हमको वैल्यू v का निकालना था, v को हम कर देंगे ऊपर, तो -60 भी चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा -60। तो v बराबर क्या आ गया? -60 सेंटीमीटर। मतलब कि मालूम चल गया है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गया? -60। यही तो पूछा था, तो एक आंसर तो यहीं प्राप्त हो गया, v बराबर -60 सेंटीमीटर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? -60 सेंटीमीटर है। यहाँ तक बताइए, किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कि माइनस में आया है, माइनस का मतलब कि इधर बन रहा है, तब इधर ही बनेगा तो मतलब कि वो वास्तविक होगा और कि उल्टा होगा। ठीक है, और वस्तु की ओर होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु की ओर होगा। तो यहाँ पे आपको एक लाइन और लिख देना। पूछा था हमसे ना क्या यह वास्तविक होगा, देखिए पूछा ना कि क्या यह वास्तविक होगा, तो इसका भी आंसर लिखना पड़ेगा कि अगर माइनस इधर ही बन रहा है तो वास्तविक होगा, उधर बनता तो आभासी होता, लेकिन माइनस का डिनोट कर रहा है कि इधर ही बन रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन कि प्रतिबिंब, आराम से नोट कीजिए, इसको लिखना ही पड़ेगा। लिखेंगे प्रतिबिंब अवतल दर्पण, ये लास्ट में लिखना है, मेरी जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूं। प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर उल्टा वह वास्तविक बनेगा। यह लास्ट लाइन आपको लिख देना है। अब जाकर आपका पहला प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार होता है। अगर इस तरह लिखते हैं 1 नंबर एग्जाम में काट देगा, तो हमसे आके कह दीजिएगा, ठीक है, 1 नंबर कटने वाला नहीं है। अगर इतना सिस्टम से लिखते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये पहला था। आई होप आपको पहला न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने वाले हैं, वो भी अवतल दर्पण के ही दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए देखिए, दूसरा आपका प्रश्न है
जो कि अवतल दर्पण से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है 2019 2020 दोनों में, कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी परिकलित कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा है तो सिंपल है। कह रहा है कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका पी पोल है। तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, मतलब इधर ही इसी साइड 36 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो माइनस होगा, -36 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब जो ना उस वस्तु के ऊपर ही बनता है। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु है u का वैल्यू होगा उतनी दूरी पर v का भी वैल्यू होगा, मतलब उसी पर वस्तु का प्रतिबिंब ही बनना है। तो u बराबर -36 सेंटीमीटर, तो v बराबर -36 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। हमसे दर्पण की फोकस दूरी पूछा, मतलब f की वैल्यू पूछा है। तो चलिए जो चीज दिया पहले उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है क्या दिया भाई, तो हमके u का वैल्यू मतलब कि वस्तु की दूरी कितना दिया है, -36 सेंटीमीटर। 36 इसलिए माइनस होगा क्योंकि दूर से इसी साइड अवतल दर्पण में वस्तु की इसी साइड रखते हैं, तो इसी साइड का मतलब कि क्या माइनस में, अगर उधर रखता है तो प्लस में होता है, तो इसी साइड रखता हूं तो माइनस में होता है। तो u बराबर -36 सेंटीमीटर। तो u बराबर 36 सेंटीमीटर है, तो v बराबर -36 होगा, क्योंकि v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब सेम उसी जहां वस्तु रखा उसी पर बनना है, तो दूरी समान होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ये भी आपका -36 सेंटीमीटर होगा। इसलिए हम दर्पण सूत्र लगा के फोकस दूरी निकाल देंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1/f बराबर 1 के v प्लस 1 के क्या होता है, u होता है। ठीक है, तो आराम से लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 1 के f निकालना है, और 1 के v कितना दिया है, तो v दिया है -36 और प्लस 1 के u भी दिया है -36। अब इसको हल कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 के f बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 36, तो 36 से कम 36 -1, बीच में आपका प्लस आ गया, फिर 36 से कम 36, फिर यहाँ से आ गया -1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हल करेंगे, यहाँ पे हल कर देता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 1 के f बराबर -1 माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस है, प्लस को गुणा जब माइनस में करेंगे तो -1 बटे में कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये हो जाएगा 1 के f बराबर -1 -2 बटे कितना हो जाएगा 36। इसको काट देंगे तो -1 बटे कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो हमको f का वैल्यू करना, तो f को ऊपर भेज दीजिए, तो f को ऊपर भेजेंगे तो 18 भी ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। ये क्या गया, f का वैल्यू है। यही हमारा पूछा था कि दर्पण की फोकस दूरी कीजिए, तो दर्पण की फोकस दूरी कितना गया, -18 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर दूसरा, ये 2019 में भी और 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो है ना प्यारा, इससे बाहर नहीं जाएगा भाई, कंसेप्ट पूरा मैं बता दिया, इसीलिए तो 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ताकि आपको थोड़ा भी डाउट न रहे, आराम से इन क्वेश्चनों को करके एग्जाम में चले जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखने वाले हैं हम लोग, अवतल दर्पण का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण का देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अवतल दर्पण का लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, मतलब कि किसका, v का वैल्यू, फिर आकार ज्ञात करना है, ठीक है, h का वैल्यू, और उसकी प्रकृति मतलब आवर्धन ज्ञात करना है। ठीक है, 3 चीज हमको ज्ञात करना है। अच्छे तरीके से बताऊंगा किस प्रकार से याद कर पाएंगे आप। तो देखिए सबसे पहले जो चीज दिया उसको लिखेंगे। तो हमें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब हमको मालूम चल गया कि जो f का वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में तो माइनस में होगा, आपको मालूम है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हमको दे रखा है फोकस दूरी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी माइनस में होगा, इसलिए क्योंकि यह अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में आपका फोकस दूरी इसी साइड होता है, तो माइनस में होता है अवतल दर्पण में, इसलिए f बराबर -15 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, मतलब किसका वैल्यू, u का वैल्यू दिया है 30, ये भी माइनस में होगा क्योंकि इसी साइड रखेंगे वस्तु को, तो -30 सेंटीमीटर ये भी होगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, कह रहा है दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। लंबाई मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई दिया है, ऑब्जेक्ट मतलब ओ से डिनोट कर देंगे इसको, ओ बराबर कितना 2 सेंटीमीटर। ओ मतलब समझते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को आप ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एच से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 सेंटीमीटर, और ये भी प्लस में होगा क्योंकि वस्तु को हमेशा इस तरह खड़ा करते हैं। खड़ा करने का मतलब सीधा खड़ा करते हैं वस्तु को, और सीधे जब ऊपर की लंबाई नापते हैं तो प्लस में होता है। ठीक है, नीचे की लंबाई नापते हैं तो माइनस में होता है, इसलिए वो बराबर 2 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा है क्या कि प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v का वैल्यू पूछा है, v बराबर क्वेश्चन में मतलब कितने सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और हमसे पूछा है कि
और उसका v का वैल्यू और वस्तु का आकार भी पूछा है। वस्तु का आकार मतलब आई मतलब इमेज, इमेज मतलब कि प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, इसलिए आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर क्वेश्चन मार्क, चाहे एच डैश कर देंगे तभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इतना चीज हमसे पूछा है, तो सबसे पहले लगाएंगे दर्पण सूत्र। जब इतना लिख लेंगे तो लिखेंगे हम दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। ठीक है, अब दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/k बराबर 1/v प्लस 1/ku होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे आराम से, तो लिखेंगे 1/f, एफ का वैल्यू कितना दिया है -15, तो -15 बराबर 1/v तो हमको कैलकुलेट करना है, प्लस 1/ku कितना दे रखा है -30। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, आराम से हल करते हैं। तो हो जाएगा 1/-15 बराबर 1/v, या माइनस गुड़ा इस प्लस में होगा तो -1/ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 1/-15, -1/30 से इधर आएगा तो +1/30। ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा 1/v बच गया। इसके बाद क्या किया जाएगा, एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 15 दूनी की 30, -2 प्लस 30 से कम 30 1 बराबर 1/v। कोई दिक्कत नहीं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1/30 बराबर 1/v। हमको कैलकुलेट करना है v, तो v को ऊपर कर देंगे तो 30 भी ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा -30। मतलब v बराबर आ गया -30 सेंटीमीटर। मतलब -30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब क्या होगा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, खूब बढ़िया से लिख दीजिएगा ताकि नारो खुश हो जाए। पे लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आराम से लिखिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, नंबर अच्छा लाना है। बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए ये तो चीज हो गया। अब हमसे पूछा है किसका, प्रतिबिंब का आकार। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, I/O बराबर -v/ku। ये आवर्धन का सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, I/O बराबर -v/ku होता है। तो I का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, O का वैल्यू कितना दे रखा था वहां पे 2 बराबर माइनस सूत्र में होता है v का वैल्यू कितना निकल के आया है -30 निकल के आया है। अब बटे में u का वैल्यू कितना आगे से दे रखा था, तो u का वैल्यू भी कितना है -30 है। तो देखिए कैसे होगा यार, तो हो जाएगा I/2, अरे 2 होगा ना, I/2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 30/-30। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देता हूँ I/2 बराबर क्या निकल जाएगा, कट गया कितना बार, तो -1, कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ I निकालना चाहूँगा तो 2 को गुणा माइनस में होगा तो -2 सेंटीमीटर। तो -2 सेंटीमीटर हमको ये दर्शाता है कि यह प्रतिबिंब का आकार माइनस का मतलब कि नीचे और बन रहा है, नीचे बन रहा है, तभी तो माइनस हो रहा है। तो I बराबर -2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगा और इसी साइड बन रहा है, तो वो क्या होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है और नीचे लिख दीजिएगा आप लोग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे जरूर लिखिएगा। ठीक है, लापरवाही नहीं, पढ़ाई के साथ एकदम सीरियस रहिए। लिखेंगे यहाँ पे कि प्रतिबिंब दर्पण के, प्रतिबिंब ऐसे लिखिए, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी, प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। और लिख दीजिए कि यह वास्तविक तथा उल्टा होगा, यह वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, लिख दिएगा यह वास्तविक तथा उल्टा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा किसमें, अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण के 3 महत्वपूर्ण हमने प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे क्या, अब हम आएंगे उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण के अब 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, चलिए उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब उत्तल दर्पण की बात आ गया। ठीक है, उत्तल दर्पण के क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब उत्तल दर्पण के 3 हम प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, ताकि इसका भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आकलन हो पाए कि न्यूमेरिकल कैसे आता है। ये 2019 का न्यूमेरिकल है। ठीक है, जो पूछा गया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। देखिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है।
देखिए सबसे पहले इसमें दिया क्या है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, वस्तु हमेशा इसी साइड रखेंगे। देखिए उत्तल दर्पण बनता कैसे है, सबको मालूम है। उत्तल दर्पण इस तरह बनता है, ये आपका उत्तल दर्पण। तो वस्तु को इसी साइड रखेंगे, तो इस साइड रखेंगे तो किसमें होता है आपका माइनस में, और उधर रखते हैं तो किसमें होता है प्लस में होता है। तो वस्तु इसी साइड रखा जाएगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे वही दिया, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु। तो देखेंगे दिया है पहले बात तो ये क्या दिया है कि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या दे रखा है भाई, तो दर्पण से वस्तु की जो दूरी है ना वो दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसको लिखेंगे -25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी साइड रखते हैं, तो इस साइड रखते हैं तो माइनस में होता है -25 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान सुनिए, कहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी ना वो वस्तु की लंबाई की आधी होती है। उत्तल दर्पण में सबको मालूम है कि सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनता है, तो इसलिए जो रेखीय आवर्धन होगा वो हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनर को बताने के लिए, एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, आपको उस पॉइंट को लिख ही देना है। आपको क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण, देखिए इस पॉइंट को आप लिखना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उत्तल दर्पण से, यहाँ पर लिखेंगे उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई, तो उत्तल दर्पण से सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से सीधा तथा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अतः जो रेखीय आवर्धन होगा, अतः जो रेखीय आवर्धन, इसलिए लिखेंगे कि जो रेखीय आवर्धन होगा जिसको हम m से डिनोट करते हैं, तो रेखीय आवर्धन होगा m बराबर +1/2, क्योंकि कह रहा है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होगा वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो देखिए नीचे आपका क्या होता है वस्तु की लंबाई और ऊपर क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई। अरे m बराबर ऐसे ही तो लिखते हैं I/O, तो यही चीज तो है, कह रहा है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वस्तु की लंबाई की आधी, मतलब वस्तु अगर 2 तो प्रतिबिंब की लंबाई 1 होगी, उसका आधा, यही ना होगा। तो आवर्धन क्या हो जाएगा m बराबर +1/2, प्लस इसलिए क्योंकि आभासी बनता है, आभासी में तो इस साइड बनेगा तो प्लस ही में तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत आराम से समझिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं m बराबर फार्मूला होता है -v/q, यही तो होता है। ये भी दो फार्मूला चलता है, m बराबर -v/q, m बराबर I/Q चलता है, ठीक है। तो मैं नहीं कह सकता हूँ m बराबर -v/q आराम से। अब देखिए इस फार्मूले से हमें क्या मालूम चलेगा कि m आवर्धन दिया है कितना 1/2, तो 1/2 बराबर माइनस v का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना था, v का वैल्यू लिखेंगे, u का वैल्यू हमको आगे दे रखा है -25, तो लिखेंगे -25। अब माइनस से माइनस से क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कंक्लूजन निकल गया आपका कि 1/2 बराबर v/25, ठीक है। तो यहाँ से आपका v का वैल्यू याद करूँ तो v का गुणा 2 में होगा और 25 गुणा 1 में, तो हो जाएगा 25 और नीचे 2, 25/2 मतलब आ जाएगा या 12.5 मतलब 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा किसका v का वैल्यू। तो v का वैल्यू आ गया 12.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ से, तो v का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना क्या है दर्पण की फोकस दूरी, तो जब तक आपको v और u का वैल्यू मालूम ही नहीं रहेगा तो दर्पण सूत्र में आप फोकस की दूरी कैसे निकल पाएंगे, ठीक है। अब आपका निकल जाएगा क्योंकि v का वैल्यू मालूम चल गया, u का वैल्यू निकल गया, तो अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से, क्या लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए v का भी मालूम है आपका, u का भी वैल्यू मालूम है, तो आराम से निकल जाएगा। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v, v का वैल्यू कितना आया है 12.5 और प्लस 1/u का वैल्यू कितना आया है -25। तो चलिए इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/f बराबर, इसको 10 में हटाएंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा 100 नहीं 10, तो कितना हो जाएगा 10 और नीचे कितना हो जाएगा 125, माइनस के प्लस गुणा माइनस में होगा तो -1/25, इसको कटा के छोटा कर दीजिए तो हो जाएगा 1/f बराबर 5 कटाइए 5 दूनी के 10 और 25 5 125, 2/25 माइनस 1/ कितना हो जाएगा 25। अब हल कीजिए इसको, तो इसको हल किया जाएगा तो 1/f बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 25, 25 से 25 कैंसिल 2 माइनस 25 से 25 कैंसिल 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/f बराबर 2 में से एक जाएगा तो 1/ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि f का वैल्यू निकालना था, f बराबर 25 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो f बराबर क्या आ गया 25,
एफ बराबर क्या गया 25 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो देखिए प्लस में आया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इसी साइड होता है, ये एफ होता है और ये सी होता है, तो इस साइड है तो प्लस ही में तो आएगा। तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या है सही है, ठीक है, क्योंकि एफ का वैल्यू 25 आ रहा है। यही एफ का वैल्यू -25 आता तो ये उत्तल दर्पण नहीं रहता, अवतल दर्पण हो जाता तब। तो क्लियर है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, यही हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो आई होप आपको उत्तल दर्पण का क्वेश्चन और पहला समझ में आ गया होगा। इसी तरह 2 क्वेश्चन और हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2020 में भी प्रश्न पूछा गया था, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा अनुभव हो पाए, बहुत अच्छा मार्क्स आप इस बोर्ड एग्जाम में लेकर आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का 2020 में प्रश्न पूछा गया था, किसमें 2020 का प्रश्न। देखिए बहुत छोटा छोटा प्रश्न आएगा, आराम से करके चले आएंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद अब तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं आप लोगों को। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि v का वैल्यू ज्ञात करना है, और प्रकृति मतलब इसका कि वास्तविक होगा कि कैसा होगा, तो वो सब डिनोट करता है आवर्धन पे, मतलब m का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, जो चीज दिया रहता है उसको लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दिया है, क्या दिया भाई इसमें, तो हमको दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब 15 मीटर फोकस दूरी का मतलब एफ का वैल्यू दे रखा है। तो एफ बराबर होगा 15 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि भाई उत्तल दर्पण में उधर होता है फोकस दूरी, तो उधर आपका प्लस में ही होता है। तो यह बराबर 15 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु हमेशा इसी साइड रखते हैं, तो इसलिए वस्तु की जो लंबाई, वस्तु की दूरी होगी, देखिए उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो यू का वैल्यू हमेशा किस में होगा -10 में। चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमेशा यू माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु को इसी साइड रखा जाता है। और उनसे पूछा क्या, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। और प्रकृति तो हम आवर्धन से ज्ञात कर लेंगे, नहीं तो ये यू का वैल्यू ही बता देगा कि प्रकृति उसका कैसा है। चलिए देखते हैं अब करना क्या, तो सिंपल है भाई, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दर्पण सूत्र लगा दीजिए, बात खत्म, आंसर मिल जाएगा आपका दर्पण सूत्र से। तो देख रहे हैं ना 2020 में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, मतलब ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई रोक नहीं सकता न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/f बराबर, आप सूत्र जरूर लिखिएगा एग्जाम में, 1/v प्लस 1/u, यही तो होता है। तो आराम से लिखिए 1/f बराबर 1/v हमको कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u हमको दे रखा है -10 सेंटीमीटर, कोई आपत्ति नहीं। आराम से लिखेंगे 1/f बराबर 1/v, प्लस गुणा माइनस होगा तो -1/10। अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से हल हो जाएगा। 1/f का वैल्यू कितना दिया है 15, यहाँ 15 लिख दीजिए, बराबर 1/v माइनस 1/10। कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर से आप लोग यहाँ से 10 लिखना चालू कर दीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, अब इस साइड होल्ड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/15 -1/10 इधर आएगा, तो प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, बराबर जब बच गया 1/v। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 30 हो जाएगा, 15 दूनी के 30 और 10 तिहाई 30 बराबर 1/v। तो 3 दू कितना हो जाएगा 5/30 बराबर 1/v, काट दीजिए, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 जगह 30, 1/6 बराबर 1/v। हमको निकालना है v, तो v को ऊपर कर दीजिए, 6 ऊपर चल जाएगा, तो v बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो v डिनोट करता है 6, तो मतलब 6 का मतलब +6, तो +6 का मतलब कि क्या, उस साइड बनेगा, उधर, ठीक है। जैसे उत्तल दर्पण है ना यार, तो प्लस का मतलब इधर बनेगा, इधर बनेगा मतलब कैसा बनता है, दर्पण से पीछे बन रहा है, और कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इधर बनता है तो आभासी बनता है, सीधा बनता है, और दर्पण से पीछे इधर बनता है तो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो v बराबर 6 है, तो इसलिए लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, इसको लिखना पड़ेगा आपको, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, तो आभासी तथा सीधा प्राप्त होगा। प्रकृति भी लिखना था ना इसको, तो आभासी तथा कैसा प्राप्त होगा, सीधा। अगर ये माइनस में आ जाता तो वास्तविक तथा उल्टा, और दर्पण के सामने ही रहता, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो आई होप प्रश्न नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को उत्तल दर्पण का। कोई दिक्कत है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से कोई आपको समझाने वाला मिल जाए, आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं फाइनली आ गया हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़ गए ना, 2022 बोर्ड एग्जाम में तलका नहीं मच गया तो जो कहिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 इसी का हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, अब तब जाके लेंस वाला पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न आप लोगों की किसका, उत्तल दर्पण का। इसके बाद लेंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। यह प्रश्न देखिए बता दूं आप लोगों को 2019 में और 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। और साथ ही एनसीईआरटी का आप लोगों का यह प्रश्न है, एनसीईआरटी साइंस का यह प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बहुत काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और इसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का वैल्यू, प्रकृति मतलब कि आवर्धन m का वैल्यू और साइज मतलब इसका i का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो जो जो चीज दिया है उसको लिखेंगे, जो चीज नहीं दिया है उसको निकालेंगे। जैसे मैं हल में, सबसे पहले हल में लिखेंगे हम कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है तो लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, अभी जस्ट बताया कि आप उसको ओ से डिनोट कर सकते हैं। किससे, ओ से। तो ओ बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। चाहे ओ से नोट करिए चाहे H1 कहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 सेंटीमीटर हो गया और ये प्लस में होगा क्योंकि वस्तु को हमेशा ऊपर साइड रखा जाता है, ऊपर साइड नापने में हमेशा प्लस होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमको क्या है कि कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू, आर का वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे रखा है, आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू प्लस में होगा क्योंकि आपका क्या है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में ये तो अवतल दर्पण बन गया ना, उत्तल दर्पण इसे बनाइए। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या इसी साइड होती है, तो इधर इधर होती है। तो वक्रता त्रिज्या हमेशा किस में होती है, प्लस में। तो फोकस दूरी भी प्लस में होता है। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो ये बताइए कि आर बराबर 30 सेंटीमीटर, तो एफ का वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो ये निकाल लीजिए। एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे 2। तो आर बटे 2 में तो आर का वैल्यू कितना, 30 बटे 2। आराम से कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आपका कितना गया, फोकस दूरी आ गया। ठीक है, ये चीज दे दिया। फिर कह रहा है कि किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब किसका, यू का वैल्यू। यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी आप बताया आप लोगों को कि उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, वस्तु को इसी साइड रखते हैं, हमेशा किस में होता है, माइनस में। तो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा है क्या, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वी का वैल्यू। तो वी का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। देखिए कितना आसान है, आराम से लगा पा रहे हैं आप, 1% दिक्कत नहीं होगा। दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/के क्या होता है, u होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो आराम से यहाँ पे करेंगे क्या कि हमें f का वैल्यू दे रखा है, तो 1/f, f का वैल्यू कितना है, 15, तो 15 और बराबर 1/v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्लस 1/के u का वैल्यू कितना दे रखा है, -20 दे रखा है। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाऊं ना, चलिए करते हैं। तो हो जाएगा 1/15 और बराबर 1/v, माइनस गुणा प्लस में होगा तो -1/के कितना हो जाएगा, 20। ये हो जाएगा 1/15, -1/20 इधर आएगा तो प्लस 1/ क्या हो जाएगा, 20 बराबर जब बच गया 1/के कितना, v बच गया। इसके बाद कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और कितना है 20, 15 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60। तो 15 चौको 60 और प्लस है बीच में ना, प्लस लगा दीजिए, और 20 तिहाई 60 बराबर 1/के v। यहाँ से आएगा 4 3 7 बटे कितना आ जाएगा, 60 बराबर 1/के v आ जाएगा। तो यहाँ से हमें v का वैल्यू निकालना था, v को ऊपर कर दीजिए तो 60 यहाँ पे ऊपर चल जाएगा, 7 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं v बराबर 60/7। तो 60/7 का मतलब कितना होता है, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ v का वैल्यू कितना आ गया, 8.57 सेंटीमीटर किसका वैल्यू आ गया, v का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह प्लस में v का वैल्यू आया है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब, क्योंकि प्लस है ना तो दर्पण के पीछे बनेगा, अतः प्रतिबिंब, ये सब लिखना आप लोग एकदम अच्छे से, नंबर बहुत अच्छा लाना है आप लोगों को। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा, दूर बनेगा। ये चीज आपको लिखना है। इसके बाद हम लोगों को सूत्र लगाएंगे आवर्धन की, क्योंकि हमें अब उसका लंबाई भी बताना था। तो सूत्र होगा आप लोगों का, मैंने बताया था कि I/O। ठीक है, I/O बराबर माइनस V/के U, यही तो होता है। I बराबर O बराबर -V/के U, फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, तो आराम से लिखा लीजिए। I का वैल्यू हमको निकालना है, O का वैल्यू दिया था, कितना लंबाई दिया था भाई उसका,
तो ओ का वैल्यू यहाँ पे दिखा दूँ आप लोगों को। ओ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया था। देखिए ओ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो ओ की जगह हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो 5 बराबर माइनस वी का वैल्यू कितना आया है 8.57 आया है, बटे में यू का वैल्यू कितना आया था। तो यू का वैल्यू दिया था हमें कितना -20, -20। तो माइनस से माइनस क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से आई का वैल्यू निकाला जाए, आई का तो इसको गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 8.57 गुणे 5 अब बटे में क्या बच गया 20। ये होगा 5 चौको 20, इसको घटा दीजिए तो आई बराबर क्या आ जाएगा 4 दूनी के 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8 हो गया, 4 एकम 4 17 हो गया ना। फिर कितना हो जाएगा 4 चौको 16, फिर 4 पाँचे 20। ठीक है, यही तो होगा 857 में। देखिए यहाँ दे लेते हैं 857 है ना, और नीचे यह है, तो इसको हटाने के लिए 2 को 0 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 100। तो आराम से कटा लीजिए, इसको कटा देंगे तो 4 दूनी के 8, 4 एकम 4 17 हो गया ना, 4 चौको 16, फिर पॉइंट बढ़ाइए 4 दूनी के 8, लगभग इतना पॉइंट जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिएगा आई बराबर 2.145 सेंटीमीटर लगभग में लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना किसका हो गया आई का इमेज, मतलब इमेज की लंबाई हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से। ठीक है, तीसरा का प्रश्न भी क्लियर हो गया ना। तो अब देखिए हमने 6 आप लोगों को बता दिया, टोटल कितना 6, उत्तल दर्पण से 3 और अवतल दर्पण से 3, मतलब 6 टोटल कवर हो गया। अब हम इसी तरह लेंस का देखने वाले हैं, लेंस उत्तल लेंस अवतल लेंस का प्रश्न बनता है, उसको अब देखने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लेते हैं क्या लेंस से अवतल लेंस। देखिए सेम चीज वही रहता है, पैटर्न लेंस का भी वही काम करता है, बस सूत्र जो प्लस था ना वहाँ माइनस हो जाता है, बस यही अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, और सेम उसी तरह का जैसे उसमें चिन्ह लगा रहे थे सेम उसी पैटर्न पे इस पे भी चिन्ह लगाना है, बस सूत्र प्लस की जगह माइनस हो जाता है। दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है, बस और कुछ अंतर नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया भाई 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ का वैल्यू, तो एफ का वैल्यू जो कि अवतल लेंस है तो इस साइड रहेगा तो माइनस में होगा, सबको मालूम है बराबर क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब किसका यू का वैल्यू, यू का वैल्यू कितना दिया है 30, तो इसको लिख देंगे -30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा है कि लेंस की स्थिति मतलब वी का वैल्यू पूछा है, सिंपल लगा देंगे अपना लेंस सूत्र, क्या लगाएंगे लेंस सूत्र, लेंस सूत्र सेम वही रहता है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। लेंस सूत्र क्या होता है 1/के एफ बराबर 1/के व्यू -1/के यू, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है, बाकी आप लोगों का सब कुछ प्रोसेस सही होने वाला है। तो चलिए फोकस दूरी पूछा है, मतलब वह प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वी वैल्यू पूछा है, तो 1/के क्या हो जाएगा एफ का वैल्यू कितना दिया है -20 बराबर 1/के वी हमको काउंट करना है, और -1/के यू का वैल्यू कितना दिया है -30 दे रखा है। सिंपल हल कर लेते हैं इसको, तो 1/-20 बराबर 1/के वी माइनस माइनस प्लस 1/के 30, अब ये हो जाएगा 1/-के 20, ठीक है, और प्लस 1/30 इधर आएगा तो -1/, क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, बराबर 1/के क्या हो गया यार वी हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है हल कर लेते हैं भाई इसको, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 20 तिया इससे 8 -30, बीच में माइनस लगा दीजिए, 30 दूनी के 60 -2 बराबर 1/के वी, यही तो होगा। तो -3 -2 -5/60 बराबर 1/के वी, काट दीजिए 5 कम 5 12 5 60 -1/12 बराबर 1/के वी, हमको वी काउंट करना है ना, तो वी को ऊपर, तो 12 भी कहाँ चला जो ऊपर, तो -12 आ गया, मतलब वी बराबर -12 सेंटीमीटर आ गया। तो यही तो पूछा था हमसे प्रतिबिंब, देखिए माइनस में, माइनस का मतलब कि इसी साइड बनेगा वस्तु की ओर ही, तो यहाँ पर लिख देंगे अच्छे से ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। हम लोग पे लिखेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर,
प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बस यही तो लिख देना है, पूरा का पूरा आंसर मिल गया आप लोगों को नंबर। तो ये है लेंस का, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ में आ रहा है, देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं होगा ना आप लोगों को। जाइएगा बोर्ड एग्जाम में देखिए, चले आइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7वां हो गया, प्रश्न नंबर 8वां करते हैं, लेंस का ही, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था, 2020 में, और एनसीईआरटी का यह प्रश्न है। क्या है प्रश्न, देख लेते हैं इसको। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचना है आप लोगों को। देखिए एफ का वैल्यू दे रखा है, एफ का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो सबको मालूम है अवतल लेंस है, माइनस में ही होगा, तो -15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो प्रतिबिंब इस बार बन रहा है, तो मतलब v का वैल्यू आगे है, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इसी साइड बना रहा है, तो -10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको कह रहा है कि कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, मतलब कि यू का वैल्यू इस बार पूछा है हमको, यू का वैल्यू पूछा है, तो सिंपल है। और किरण आरेख भी हमको दर्शाना बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंस सूत्र से क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से नहीं निकल जाएगा आराम से। लेंस सूत्र से क्या होता है भाई, 1/f बराबर 1/v, और माइनस के 1/के क्या होता है, u होता है। तो रख देते हैं, बस वैल्यू रख देते हैं। तो 1/f का वैल्यू क्या रखेंगे, -15 बराबर 1/v का वैल्यू है -10, इधर हो गया -1/के u हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, -1/u इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा +1/u बराबर इधर बच गया 1/ आपके -10, ठीक है। ये -1/15 उधर जाएगा तो +1/ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जगह 1/u बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 30, तो 10 3 30 -30 और प्लस 15 दूनी के 30 +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/का u निकालना चाहूंगा, तो -1/के कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, बात खत्म। तो u बराबर कितना हो गया -30 सेंटीमीटर, यही तो है। तो वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। किरण आरेख पूछा था इसका, कि किरण आरेख खींच के इसका दिखाइए हमें। तो किरण आरेख खींच लेते हैं, देखिए कैसे खींचेंगे। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख रहा है और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है इसका। तो देखिए कैसे बनेगा, ये आपका लेंस है, क्या अवतल लेंस, अवतल लेंस है ये आपका। इस तरह फिगर बना दीजिए, ये आपका O हो गया, ठीक है। सबको मालूम है कि आपका क्या है F1, यहाँ पे होता है आपका F2, तो इधर कोई मतलब नहीं, वस्तु की इधर ही रखना है। तो देखिए कैसे रखेंगे, तो 15 सेंटीमीटर उस वस्तु की दूरी है, अरे फोकस दूरी, और वस्तु कितना रखा है -30 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे साइड में, यहाँ पे आप लोग वस्तु को रख दीजिएगा और यहाँ से प्रकाश को गुजारिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश जैसे यहाँ पे जाकर लेंस टकराएगा तो यह कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये प्रतीत होगा मुख्य फोकस होकर जाते हुए, ठीक है। और एक बार यहाँ से डाल देंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, और जहाँ काटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो आपका वस्तु का नाम रख दीजिए, ये आपका ए और बी वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब बनना है A', B' बनना है प्रतिबिंब इसका, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह आप उसके मुख्य अक्ष को अलग कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका फिगर है, ठीक है। इसी प्रकार आपको फिगर बना देना है, ठीक है। तो किरण आरेख द्वारा फिगर भी बनाने के बोला था, तो हम फिगर भी बना दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, कोई डाउट नहीं होगा इस प्रश्न में, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 8 हो गया, प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि लेंस वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए 2 ही लेंस का क्वेश्चन बता रहा हूं, अवतल लेंस का। अब 2 उत्तल लेंस का देख लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2012 में, 13 में, 14 में, 18 में और 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम तैयार करके आपको किसी कीमत पे जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस के कितनी दूर रखना होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, जो लेंस उपयुक्त में होता है उसी को लेते हैं। तो लेंस जो है ये आपका लोगों का ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वस्तु को इसी साइड हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो ये बात एकदम श्योर रहिएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग
क्या दिया है, फोकस दूरी f बराबर हमको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस लेंस को कितनी दूर पर रखना चाहिए। मतलब आवर्धन जो दिया है वो 2 गुना दिया है, तो आवर्धन m बराबर क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, दर्पण में आवर्धन m बराबर माइनस वी अपान के यू होता है, लेकिन लेंस में आवर्धन m बराबर वी अपान के यू होता है। याद रखिएगा, ये माइनस में आवर्धन नहीं होता है, ये इतना बात याद रखिएगा। तो इसको आ जाएगा m बराबर v अपान के यू। आवर्धन कितना दिया है, 2 गुना, तो आवर्धन 2 गुना दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना। कह रहा है कि 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त, वास्तविक किया है इसलिए हमको माइनस लगाना पड़ेगा, वास्तविक माइनस में होता है तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, -2। यही अगर आभासी प्रतिबिंब बोलता तो हम यहाँ +2 लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो m बराबर v अपान यू बराबर -2 दिया है, तो यहाँ से मैं v का वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। तो v बराबर क्या हो जाएगा, -2 को गुणा u में होगा तो हो जाएगा -2u, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से आप लोगों का निकल जाएगा किसका वैल्यू, तो यहां से हम सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, तो f का वैल्यू दे ही रखा है, v का वैल्यू दे दिया, आराम से u का वैल्यू काउंट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र आपका क्या कहता है भाई कि 1 अपान के f बराबर 1 अपान के v माइनस के 1 अपान के u होता है, ठीक है। अब इसी पर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 1 अपान के f का वैल्यू कितना दे रखा है 50 बराबर 1 अपान के v का वैल्यू कितना दिया माइनस के 2u, फिर -1 अपान के क्या हो जाएगा u हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/50 बराबर, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 2u, तो 2u से 2u कैंसिल -1, फिर -1u से 1u कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2, ठीक है। 2 को गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1/50 बराबर -3 अपान के 2u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर 2 का u को गुणा अगर हम किस में करें 1 में करें तो हो जाएगा 2u बराबर 50 गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 50 गुणे -3। यहाँ से u का निकालूंगा तो 50 गुणे -3 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 25 और 25 3 75, u बराबर -75 सेंटीमीटर आ गया। तो u बराबर -75 सेंटीमीटर आ गया। हमसे यही पूछा था कि लेंस को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, तो लेंस को 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा, बात खत्म, ये हो गया आपका आंसर। लेंस को कहाँ रखना पड़ेगा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न भी आपको क्लियर होगा ना, एक और क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ लेंस का, इसके बाद टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने ले लिया है इसका लेंस का, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। तो ये 9वां क्वेश्चन था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए 10वां देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेंस का देख लीजिए, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद पूरा का पूरा टॉपिक आपका न्यूमेरिकल वाला क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेम उसी तरह का पैटर्न का सवाल है जो अभी हमने पिछला बताया है, ठीक है। तो लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब देखना है, तो u का वैल्यू दे रखा है, u कितना है -15 सेंटीमीटर, वस्तु को रख रहा है 15 सेंटीमीटर पे। तो ये काम तो क्लियर हो गया, वस्तु हो गया u बराबर -15 सेंटीमीटर। इसके बाद करने वाले हम लोग, और क्या दिया इसमें कि 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, फिर वही आवर्धन m बराबर क्या होता है v अपान के u, कितना दे रखा है -2, क्योंकि वास्तविक बोला तो माइनस लगाऊंगा, तो यहां से हम v का वैल्यू निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा -2u हो जाएगा। यहां से तो काम बन गया, ठीक है। तो यहां से u का वैल्यू आगे से दे रखा था, v निकल जाएगा, v बराबर -2 गुणे u का वैल्यू कितना है 15 -15, तो v बराबर क्या हो जाएगा +30 सेंटीमीटर, v का वैल्यू +30 सेंटीमीटर हो गया। तो v का वैल्यू मालूम है चल गया, और u का वैल्यू मालूम ही है आपको, तो लेंस सूत्र से नहीं निकाल पाएंगे आप, आराम से निकालेंगे। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र क्या होता है 1 अपान के f बराबर 1 अपान के v और माइनस के 1 अपान के u होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, हो जाएगा 1 अपान के f बराबर 1 अपान के v का वैल्यू कितना है 30 और -1 अपान के u कितना है -15 है, तो हो जाएगा 1 अपान के f बराबर 1 अपान के 30 माइनस प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 15। यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 1 अपान के f बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 30 से कम 30 और 15 दूना के 30, तो 1 अपान के f बराबर 2 3 बटे 30 हो जाएगा। और यहाँ से निकाल देंगे 1 अपान f बराबर
तो 3 एकम 3, 3 दहा में 30, 1/10। एफ निकालेंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए एफ बराबर कितना गया, 10 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं। तो इससे हमको अनुमान ये हो गया कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर हम वस्तु को क्या करेंगे, रखेंगे। लेंस की फोकस दूरी मतलब कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ये चीज कह रहा है। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का गया, यही हो गया आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए कितना आसान है इन सवालों को बनाना, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करके जानी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश किया है, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।